हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद एसआर में। दोस्तों, न्यूट्रिशन की सीरीज चल रही है, यानी कि एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स की सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें हम टॉप 100 टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, जिनसे श्योरली आपके पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक के अंतर्गत, इसी क्लास के अंतर्गत हमारा आज का जो क्लास है वो है आईडीए का, यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, सभी लोग इसके बारे में पढ़ाई करते हैं, समझते हैं इसको, लेकिन समस्या एक ये होती है ना कि ये याद नहीं होता है जल्दी। ठीक है, ये समस्या सबके साथ है, किसी एक के साथ नहीं है, ये सबके साथ दिक्कत होती है कि ये जो है वो याद नहीं होता है। तो आपको सारी चीजें इसमें याद भी नहीं करनी है, आपको पेपर पैटर्न्स को देखना होता है कि कौन कौन सी चीजें किस तरह से पूछा जा रहा है, उसके अनुसार याद करना होता है। लेकिन फिर भी इसको समझना ज्यादा जरूरी है आपके लिए, और जो मेन पॉइंट्स हैं जिनसे परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको तो आपको याद करना ही होगा। तो चलिए आज जानते हैं कि आईडीए क्या है, किस संस्था ने इसे बनाया, कौन कौन सी संस्था मिलकर के इसे प्रकाशित करती हैं, और कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं हमारे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईडीए का सबसे पहले RDA, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। अभी पिछले वर्ष की कई परीक्षाओं में आईडीए से पूरा नाम भी पूछा गया है। जो बिहार वगैरह के पेपर हुए थे, आरपीएससी हुआ था पेपर, उसमें भी इसके पूरे नाम को पूछा गया था, हिंदी में इंग्लिश में दोनों तरह से नाम दिए गए थे, और उसमें प्रश्न आया था कि आईडीए का पूरा नाम क्या है। तो आईडीए का पूरा नाम याद रखिएगा, आईडीए को क्या कहते हैं? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कहते हैं। ठीक है, ये किस संस्था के द्वारा बना था? किस संस्था, जो कौन सी संस्था है जो इसको लॉन्च करती है? तो आईडीए तो है ही, साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ईएआर। ठीक है, ईएआर का पूरा नाम क्या होता है? इसी के साथ, आईडीए के साथ ही साथ ईएआर भी प्रकाशित होता है, जिसका पूरा नाम है आपका एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, यानी कि किसी व्यक्ति को एवरेज एंड रिक्वायरमेंट्स कितनी होती है। तो सबसे पहले ये जानिए, अभी ईएआर को आपको नहीं पढ़ना है, अभी आपको पढ़ना है कि आईडीए क्या है। ठीक है, तो आईडीए एक ऐसी कह सकते हैं संस्था है, संस्था नहीं कहेंगे उसको, हम कह सकते हैं प्रकाशन है, जिसमें क्या होता है कि भारत के जो भी व्यक्ति हैं, अलग अलग उम्र समूह के व्यक्ति हैं, अलग अलग रोगों की स्थिति वाले व्यक्ति हैं, उनको कौन कौन से आहार कितनी मात्रा में आवश्यक होते हैं, ये आईडीए के द्वारा हमें पता चलता है। ठीक है, जिसका ज्यादातर प्रयोग कहाँ पे होता है? पैकेजिंग में होता है, लेबलिंग में होता है, डाइटिशियंस जो होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सबसे पहले आया कब? तो याद रखिएगा कि आईडीए जो था वो सबसे पहले 1968 में प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? सबसे पहले 1968 में प्रकाशित किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था? तो यूएसडीए के द्वारा। ठीक है, अब ये यूएसडीए क्या है? तो कॉपी पेन रखे होंगे आप, मुझे यकीन है, और उस पर आप लोग लिख लीजिए कि यूएसडीए का पूरा नाम क्या है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसको अमेरिकन कृषि विभाग भी कहा जाता है। सबसे पहले 1968 में इसी ने क्या किया था? आईडीए को लॉन्च किया था, आईडीए को प्रकाशित किया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसमें और कौन कौन सी भारतीय संस्थाएं हैं, अब वर्तमान में क्या क्या हो रहा है इसमें। तो अभी जो हमारे पास ताजा रिपोर्ट है वो है 2020 का। इसके पहले 2010 का जो आईडीए था वो चलाया जाता था, 2020 से अब ये आईडीए चल रहा है। इसमें देखिए कौन कौन सी संस्था है, तो दो महत्वपूर्ण संस्था हैं, इन दोनों को आप याद रखिएगा। एक तो है आपका आईसीएमआर, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, एक संस्था कौन सी है? आईसीएमआर, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और दूसरी संस्था है आपकी एनआईएन, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। इन दोनों को याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए इसका पूरा नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन है, फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका पूरा नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च भी इसके अंतर्गत काम करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। ठीक है, हेल्प कौन करता है, मदद कौन करता है? तो ये दो संस्थाएं इसको प्रकाशन में हेल्प करती हैं। लेकिन किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय जो है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, ये दो बातों को याद रखिए। अब इसी में आप आईसीएमआर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो आईसीएमआर को सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था? 1911 में, यानी कि 1911 में आईसीएमआर को बनाया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो हमेशा तो प्रश्नों में नहीं पूछता है, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक है, एनआईएन के बारे में, इसके स्थापना वर्ष से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो याद रखिएगा कि एनआईएन सबसे पहले 1918 में स्थापित किया गया था। और कहाँ पर इसका मुख्यालय था? तो पहले इसका मुख्यालय था बच्चों कुन्नूर में। कहाँ था? कुन्नूर में। लेकिन वर्तमान समय में इसका मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान समय में इसका मुख्यालय, इसका ऑफिस जो है वो कहाँ है? आपके हैदराबाद में है। ठीक है,
आईसीएमआर क्या है? आपके मेडिकल से संबंधित ऐसी संस्था है जो दवाओं से, मेडिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे रिसर्च करती है, दवाइयाँ देती है, बहुत सारी हेल्थ सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। और एनआईएन क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो आपके आहार एवं पोषण से संबंधित है, आपके आहार एवं पोषण के क्षेत्र में रिसर्च करती है और बहुत सारी चीजें जो है वो सामान्य लोगों को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो इन तीनों को आप कोरिलेट करके समझिएगा कि आईडीए को लॉन्च करने वाले ये दोनों, और इन दोनों को यानी इन तीनों को कौन सपोर्ट करता है? वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए एक स्लाइड से आपकी इतनी सारी चीजें तैयार हो गई हैं, सबको पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। है तो रिपोर्ट ये बहुत बड़ी, ठीक है, लेकिन आपको इतना सारा नहीं पढ़ना है। मेन मेन चीजें पढ़नी है। मेन मेन चीजें क्या क्या है कि कौन कौन से एज ग्रुप को अब बताया गया है 2010 के तुलना में। सामान्य पुरुष का हाइट कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए अब वर्तमान आईडीए में। फिर महिलाओं का सामान्य औसत वजन कितना है, फिर बीएमआई जो है उसका एवरेज कितना बताया गया है। तो इन सारी चीजों को आपको मेजरली पढ़ना है। तो अभी हम जो है सारी चीजों को थॉरोली पढ़ते जाएंगे कि क्या क्या है। उसके बाद हम आईडीए का जो चार्ट है वो अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि सब नहीं पढ़ना है आपको। इतना सारा डिटेल इसका पढ़ के क्या ही करेंगे जब आपकी परीक्षा में आना ही नहीं है। इसमें एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे लिखा हुआ है पॉइंट, ठीक है, इस ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ये अलग से पढ़ने वाली चीज है, तो इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। डॉल्बी, DLW, डॉल्बी लेबल्ड वाटर, ये आपको बताना है कि इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये आपको बताना है कि डॉल्बी लेबल्ड वाटर जो है ये किससे रिलेटेड है, कमेंट में जरूर बताइएगा। कि ये मैं आपको बता देती हूँ कि ऊर्जा यानी कि एनर्जी मेजरमेंट की एक तकनीक है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है, किसमें प्रयोग होती है, ये आप मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए अभी फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, हाँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका बीएमआर रिडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, बीएमआर रिडक्शन कितना % का है? जो पहले की कमेटी थी उसके अनुसार बीएमआर रिडक्शन में क्या था, 5% की कमी थी। ठीक है ना, यानी कि बीएमआर रिडक्शन जो है वो 5% तक होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में जो है बीएमआर वो 10% और 9% है। किसके लिए? पुरुषों के लिए 10% और महिलाओं के लिए 9% है। इन सारे पॉइंट्स को जितना हाईलाइट कर रहे हैं आप उनको बस कुछ मत करिए, पेन लेकर के नोट करते जाइए और कुछ नहीं करना है। और जब आप एक बार नोट कर लेंगे तो उसको पढ़ लीजिएगा, वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, मेल के लिए कितना है बीएमआर रिडक्शन, 10% है, और फीमेल्स के लिए कितना है, 9% है, और पहले कितना था, 5% था। ठीक है, अब बीएमआर क्या होता है? तो बीएमआर आपको पता है, इतना तो बेसिक आपको मालूम ही है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, बीएमआर क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि आधारीय चयापचय दर हम इसे हिंदी में कहते हैं। और ये क्या होता है? ये हमारा जो भी डाइजेशन मेटाबॉलिज्म है उससे रिलेटेड एक टर्म है, इसको भी आगे हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, बीएमआर बीएमआई ये सब चीजें शॉर्ट शॉर्ट में आपको पढ़ना चाहिए। चलिए, बीएमआर रिडक्शन हो गया। अब इसके बाद से अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें तो नहीं है, हाँ यहाँ पर है एक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा हुआ है, यहाँ तक कि बिहार का। अभी मैं क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगी अब, तो उसमें भी ये आपको दिखाऊंगी क्वेश्चन कि जो मैं बता रही हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि नाइट्रोजन लॉस 48 मिलीग्राम पर केजी, ये हटा दीजिए, आपको ये नहीं पढ़ना, आपको ये पढ़ना है कि सेफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट। ठीक है, सेफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है फॉर हेल्दी इंडियन अडल्ट, यानी कि जो स्वस्थ वयस्क हैं उनके लिए प्रतिदिन प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है जो सेफ है उनके लिए, वो है आपकी 0.83 ग्राम पर केजी पर डे। यानी कि अगर कोई सामान्य सा व्यक्ति है जिसका वजन कितना है, 70 किलोग्राम है, कितना वजन है, 70 किलोग्राम का अगर कोई व्यक्ति है, तो उसे हम क्या देंगे, उसके वजन के अकॉर्डिंग 0.83 ग्राम। ठीक है, ये क्या करेंगे, 70 से गुणा कर देंगे और जितना आपका आंसर आएगा उतना हमारा क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति की प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। इसके पहले जो आईसीएमआर आईडीए आया था हमारे पास, उसमें था कि आपको 1 ग्राम पर बॉडी वेट,
ठीक है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का वजन 70 किलोग्राम है तो उसका प्रोटीन रिक्वायरमेंट प्रतिदिन का कितना होना चाहिए, वो भी 70 किलोग्राम होना चाहिए। लेकिन जो नया आईडीए है उसके अकॉर्डिंग ये कम हुआ है और सेम टू सेम यही प्रश्न आपका पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो 0.83 ग्राम पर केजी पर डे है। ठीक है, इन तीनों चीजों को ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि कई बार ऑप्शन सेम देता है, संख्या सेम देता है, इन मात्राओं में अंतर होता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है इस चीज को। ये क्या है, आपका से प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। अब अगर मीन पूछ ले यानी माध्य पूछ ले तो माध्य का मान कितना है आपका 0.66 ग्राम। इसको भी याद रखिएगा कि सामान्य माध्य जो पूछा गया है वो आपका 0.66 ग्राम है, और अगर सामान्य अडल्ट की बात कर रहा है तो कितना है 0.83 ग्राम पर केजी पर डे है। चलिए आगे चले, प्रोटीन का हो गया यहां से। और क्या है इसमें, अभी देखिए इसमें बहुत सारे पता है शॉर्ट शॉर्ट छोटे छोटे टर्म्स है। अगर आप आईडिया को बहुत डिटेल में जब पढ़ने बैठेंगे ना तो इन सारे छोटे छोटे टर्म्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और उनको भी मैं आपको कराऊंगी, जरूर कराऊंगी, लेकिन धीरे धीरे अभी एक एक चीजों को पढ़ते चलिए। अब यहाँ पे देखिए आपका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या पॉइंट है, सीरियल, लिग्यूम और मिल्क का कंपोजिशन जो है उसका एक रेशियो होता है। सीरियल्स यानी कि अनाज, ठीक है, लिग्यूम यानी कि दालें, और मिल्क यानी कि दूध, इन तीनों का एक कंपोजिशन होता है कि किस मात्रा में, किस अनुपात में इसे लेना होता है। ठीक है, सामान्य व्यक्तियों को। तो ये क्या है, पहले जो था, ठीक है, कंपेयर टू क्या दिया, द डाइट हैज बीन इम्प्रूव्ड टू 3:1/2.5 एज कंपेयर टू द अर्लियर। यानी कि पहला जो आईसीएमआर था, आईसीएमआर किसके अकॉर्डिंग, 2010 के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले का रेशियो क्या था इन तीनों का, 11:1:3। ठीक है ना, 11:11:1:3 ये अनुपात था कि अगर हम सीरियल का 11 भाग दे रहे हैं तो दालों का 1 भाग देंगे और दूध का हम 3 भाग देंगे। ठीक है, लेकिन वर्तमान जो है इसको याद रखिए कि ये जो 2020 के अकॉर्डिंग है, ये क्या है कि अब अगर हम अनाज को 3 भाग देंगे तो दालों का हम कितना भाग दे रहे हैं, 1 भाग देंगे, और दूध का कितना इंपॉर्टेंस हो गया वो भी देखिए कि 2.5 यानी कि 2.5 भाग हम जो है वो दूध को देंगे। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। अभी आपने प्रोटीन को लिखा है, उसके बाद आप इनका सीरियल, लिग्यूम और मिल्क का पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। पहले 11:1:3 था, अब क्या है 3:1 और 2.5 हो गया है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या है इसमें देखने के लिए। हाँ, यहाँ पे फैट रिक्वायरमेंट है आपका, फैट को भी देख लीजिए। फैट बेसिकली यहाँ पे अडल्ट के लिए बताया गया है, फैट इंटेक कितना होना चाहिए, यहाँ देखिए दिया है ना कि यहाँ से पढ़िए, द अपर लिमिट ऑफ विजिबल फैट। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ विजिबल फैट, तो फैट पढ़ते हैं तो बहुत सारे प्रकार उसमें भी है ना, इनविजिबल होता है, विजिबल होता है। ठीक है, तो विजिबल फैट इंटेक फॉर सेडेंट्री यानी कि जो कम मेहनत करते हो। ठीक है, फिर मॉडरेट जो मध्यम श्रम वाले होते हैं, और जो हैवी एक्टिविटी वाले यानी कि अधिक परिश्रम करने वाले होते हैं, उनको कितना दिया गया है, अडल्ट मैन के लिए, पुरुषों के लिए तो 25, 30 और 40 ग्राम पर डे। ठीक है ना, यानी कि प्रतिदिन जो आपके मध्यम कम श्रम करने वाले हैं उनको देंगे हम 25 ग्राम वसा देंगे। ठीक है, जो मध्यम श्रम करने वाले हैं उनको 30 ग्राम वसा देना चाहिए, और जो अधिक श्रम करने वाले हैं उनको हम कितना दे सकते हैं, उनको हम दे सकते हैं 40 ग्राम वसा दे सकते हैं उनके आहार में। पुरुषों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और वहीं जब किसकी बात होगी, अडल्ट वुमेन्स की बात होगी, यानी कि महिलाओं की बात होगी, एक सामान्य वयस्क महिला की, तो उसको जो कम श्रम करने वाली है उसको 20 ग्राम से अधिक नहीं देना है, मध्यम श्रम करने वाली को 25 ग्राम से अधिक नहीं देना है, और जो अधिक श्रम करती हैं उनको लगभग 30 ग्राम के करीब आपको वसा देना होता है। ठीक है, पुरुष और महिलाओं में एक अंतर ये भी होता है कि जब प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग वुमेन्स की बात आती है, अभी जब आप आईडीए को पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगा कि उनके लिए हर प्रोटीन जो भी पोषक तत्व है, प्रोटीन नहीं, जो भी पोषक तत्व है उनकी अतिरिक्त मात्रा बताई जाती है। ठीक है, तो उसको भी आपको देखना होगा, अभी आगे चल के हम देखेंगे। हमने प्रोटीन देख लिया, प्रोटीन कितना है अडल्ट के लिए 0.83 ग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, फिर हमारा फैट हो गया, और हमारा सीरियल्स, लिग्यूम्स और मिल्क का रेशियो हो गया। तो इन तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब चलते हैं फिर अगले पॉइंट पे, हमारा यहीं पे एक और पॉइंट है उसको भी देख लीजिए। किसकी बात कर रहा है, डाइटरी फाइबर की। ठीक है, डाइटरी फाइबर की यानी कि जो रेशे हैं, आहारीय रेशे, इसका मतलब क्या है, जो आपके आहारीय रेशे हैं,
रेशो का काम आपको पता ही है। रेशो का काम होता है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, हमारी बॉडी के डाइजेशन को, बेसिकली डाइजेशन को प्रॉपर रखना, ठीक है, डाइजेशन को हेल्प करना डाइजेशन में। और इसका कोई न्यूट्रिएंट के अंतर्गत ये नहीं आता है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आहारीय रेशो की जो मात्रा है वो क्या बताई गई है, 30 ग्राम पर 2000 किलो कैलोरी। यानी कि यदि कि कोई व्यक्ति अगर 2000 किलो कैलोरी पर दिन ले रहा है, प्रतिदिन ले रहा है, तो उसको कितना ग्राम चाहिए रेशा, उसको 30 ग्राम प्रतिदिन रेशा की आवश्यकता होगी। तो ये मात्रा जरूर लिख लीजिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी मान के चलिए 10 सालों तक तो लगभग ये पूछा जा सकता है, जब तक फिर से हमारा आईडीए जो है वो अपडेट ना हो जाए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर द फर्स्ट टाइम रिकमेंडेशन हैव बीन मेड फॉर द डाइटरी इंटेक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पहली बार कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी डाइटरी इंटेक की बात की गई है। अ मिनिमम इंटेक ऑफ 100 to 130 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर डे शुड बी इंश्योर्ड फॉर एज 1 ईयर एंड अबव। यानी कि 1 साल और उससे ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं, 1 साल तक के बच्चे, ठीक है, 1 साल से लेकर के, 1 साल तक के नहीं, 1 साल से लेकर के उसके ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए पहली बार आरडीए में 100 से लेकर के 130 ग्राम प्रति कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रतिदिन देने की अनुशंसा इसमें की गई है। अनुशंसा यानी कि रिकमेंडेशन इसमें की गई है, ठीक है। दिस लेवल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर ब्रेन ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। किसके लिए है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है? ब्रेन ग्लूकोज यूटिलाइजेशन के लिए, क्योंकि भैया दिमाग को काम करने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ना, तो इसीलिए इसको भी इस बार रिकमेंड किया गया है। अब बारी आती है मिनरल्स की, ठीक है। तो मिनरल्स का तो अलग से चार्ट है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। मिनरल्स कौन कौन से मेन है आपके, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है, ठीक है, और आपका मैग्नीशियम भी है, सबका अलग अलग है। इसको जब हम लोग पूरा टोटल देखेंगे तो उसमें पढ़ते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम भी है, पोटेशियम एंड द डिजायरेबल, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए एक पॉइंट, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं आपके जो रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं। पहले की जो पेपर्स होते थे उसमें आपने देखा होगा कि जो फैटी एसिड्स होते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 उनके रेशियो पूछता था। तो वर्तमान समय में इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। यहाँ पे दिया है डिजायरेबल सोडियम और पोटेशियम का रेशियो, किसका किसका, सोडियम और पोटेशियम का रेशियो कितना दिया हुआ है, वो जो है वो आपका 1/1 है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1/1 आपका दिया हुआ है। बाकी चीजों को हम चार्ट में देखेंगे। आयरन है यहाँ पे आपका, आयरन है, जिंक है, और साथ ही साथ कॉपर, क्रोमियम, सारे के सारे जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो दिए हुए हैं। विटामिन है, विटामिन तो आपको पता ही है कि जो आरडी का चार्ट है उसमें भी विटामिन आपके पूरे प्रॉपर दिए रहते हैं। ईएआर दिया हुआ है थायमीन का, किसका, थायमीन का ईएआर दिया हुआ है। अभी आपकी एक चीज छूट रही है, वो क्या है, एज। रुक जाइए, 2-3 चीजें आपकी छूटी हुई हैं, मैं उनको पहले, मेन टारगेट तो उन्हीं को कंप्लीट कराना है, क्योंकि आईडीए के चार्ट को तो हम आगे पढ़ेंगे ही। फिलहाल के लिए आपको उसको देखना ज्यादा जरूरी है कि एज ग्रुप, एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है, बीएमआई जो है उसका नॉर्मल कितना रखा गया, हाँ रेफरेंस बॉडी वेट ये छूट गया था, ठीक है ना। रेफरेंस बॉडी वेट कितना है ये देख लीजिए। द रेफरेंस बॉडी वेट फॉर मेन एंड वुमेन वर रिस्पेक्टिवली 60 kg एंड 50 kg, ठीक है, कितना है, 60 kg एंड 50 kg। ये 1989 के अकॉर्डिंग जो आईडीए था उसके अनुसार बताया गया था, 60 kg और 50 kg। वर्तमान का जो आईडीए है उसमें फिर से परिवर्तन किया गया है आपका, ठीक है, कितना परिवर्तन किया गया है, 65 यहाँ दिया है। ये वाली पूरी की पूरी लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पॉइंट आउट कर लीजिएगा, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि द डिफिनेशन फॉर रेफरेंस इंडियन अडल्ट मैन एंड वुमेन, अडल्ट मैन एंड वुमेन का जो एज क्राइटेरिया है वो कितना है, मोडिफाइड विथ रिगार्ड टू एज 1939 इंस्टेड ऑफ 18 to 29। यानी कि जो पहले आईडीए की रिकमेंडेशन थी अडल्ट वुमेन्स और मेंस की एज की,
ठीक है, किनको हम वयस्क कह सकते हैं, किनको हम प्रौढ़ कह सकते हैं, वो जो थी पहले 18 से 29 साल थी। और वर्तमान समय में कितनी है? तो वर्तमान समय में जो आईडीए 2020 है उसके अकॉर्डिंग 19 से लेकर के 39 साल तक है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, अडल्ट एज का क्राइटेरिया 19 से 39 साल। और जो बॉडी वेट है वो कितना है? तो पुरुषों के लिए 65 केजी नॉर्मल बॉडी वेट है, और महिलाओं के लिए कितना है? 55 केजी नॉर्मल बॉडी वेट है। ठीक है, और इनकी एक फिक्स्ड बीएमआई भी है। नॉर्मल बीएमआई कितने तक है? तो नॉर्मल बीएमआई का क्राइटेरिया देख लीजिएगा यहाँ पर, आपका 18.5 से 22.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका नॉर्मल बीएमआई का रेंज है। बीएमआई को हम अलग से भी पढ़ेंगे कि बीएमआई क्या है, कौन कौन सा क्राइटेरिया है, कौन सा नॉर्मल होता है, कौन सा अंडर वेट होता है, कौन सा ओवर वेट होता है। ठीक है, अलग अलग मेजरली इसके 5 क्राइटेरिया होते हैं, कई जगह 7 क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। ठीक है, बीएमआई का फॉर्मूला भी पूछता है बच्चों, बीएमआई का फॉर्मूला भी पूछता है, तो आप लोग उसको जरूर नोट कर लीजिए। मैं यहाँ बता देती हूँ, यहाँ पे दिया भी है। बॉडी वेट होता है केजी में, ठीक है, केजी में वजन, और साथ ही साथ आपका मीटर पर स्क्वायर आपका क्या होता है? हाइट होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका बॉडी का वजन कितना है? 50 किलोग्राम, और उसकी हाइट कितनी है? 150 सेंटीमीटर अगर उसकी हाइट है, या 150 मीटर है, तो हम क्या करेंगे? 150 गुणे 150, अगर मीटर में यही है तो आप 1.5 करेंगे। ठीक है, 150 सेंटीमीटर 1.5, 150 सेंटीमीटर और 1.5 क्या है आपका? मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, ऐसे फॉर्मूला आता है बीएमआर का, सॉरी बीएमआई का आता है, पॉइंटियल इंडेक्स का आता है, ब्रोकास का आता है। ये मैंने कब कुछ क्लासेस में आपको बताई भी हैं, जो मैंने लाइव क्लासेस ली उनमें भी बताया हुआ है दूसरे वाले चैनल पे, तो आप इसको याद करके रख सकते हैं, क्योंकि बीएमआई का जो फॉर्मूला होता है आपके बहुत सारी परीक्षाओं में पूछता भी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी इसकी, और देख लेते हैं चार्ट से पहले कुछ चीजें अगर छूटी हो तो उनको भी बता देते हैं, क्योंकि इसके बाद से तो बेसिकली सारी चीजें जो है आपकी वो आपके चार्ट में दी हुई हैं। सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, एंटीऑक्सीडेंट, हाँ एंटीऑक्सीडेंट देख लीजिए, क्योंकि ये आपके आईडीए के चार्ट में शायद नहीं दिया हुआ है, सारे न्यूट्रिएंट्स ही दिए हुए हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है? Realizing the importance of dietary antioxidant, the committee deliberated on the information on consumption of antioxidant and recommended a minimum of 500 ग्राम पर डे। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट की महत्ता को आहार में, मतलब कितनी आवश्यकता है आहार में, ये समझते हुए कमिटी ने क्या कहा है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के रूप में, यानी कि फलों एवं सब्जियों के रूप में प्रति व्यक्ति को, जो भी अडल्ट व्यक्ति हैं उनको 500 ग्राम प्रतिदिन जो है वो क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट इंपॉर्टेंट है उनके डाइट के लिए। ठीक है, बीटा कैरोटीन भी चाहिए इसमें वेजिटेबल्स के थ्रू, विटामिन सी, जो आपके एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं? आपका विटामिन ए जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी वो भी क्या है आपका? एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट ही होता है। और साथ ही साथ जो आपके पॉलीफेनॉल्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, ये क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें क्रोनिक डिजीज से। ठीक है, खतरनाक बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, इसीलिए हमारे आहार में फलों एवं सब्जियों की मात्रा को बढ़ाने की बात की गई है, जिससे कि हमें सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त हो सके। This should be complemented with sufficient amount of vegetable oil so as to be obtained vitamin E। विटामिन ई भी क्या है आपका? एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, और ये किसके थ्रू लेने की बात कही गई है? तो इसको वेजिटेबल ऑयल्स के थ्रू। ठीक है, जर्म फूड यानी कि जर्मिनेटेड फ्रूट जो होते हैं आपके, अंकुरित अनाज जिनको कहते हैं, उनमें भी आपके पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें क्या है आपकी आईडी की रिकमेंडेशंस है। मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताया है जहां से आपके प्रश्न बनने की संभावना होती है और जहां से प्रश्न बन करके आए हुए हैं। बहुत ज्यादा पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एल्डरली की बात की गई है इसमें, एल्डरली मैन की और वुमेन की, तो इनके लिए कैलोरी यहाँ पे आपके डाइट चार्ट में, आपके आईडीए के चार्ट में, डाइट नहीं आपके आईडीए के चार्ट में एल्डरली यानी कि जो जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है, वृद्धावस्था के लोगों के लिए नहीं बताया गया है, तो इसलिए यहाँ देख लीजिए क्या है इनके लिए आईडीए फॉर एल्डरली। द रिकमेंडेड एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन बीएमआर एंड फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स। किस पे बेस्ड है? फिजिकल एक्टिविटी लेवल क्या है उनका और बीएमआर कितना है। फॉर द सेडेंट्री एल्डरली मैन एंड वुमेन weighing
5 kg एंड 55 kg, जिनका औसत वजन सामान्यतः कितना है, उनका वजन 65 kg और 55 kg पुरुषों और महिलाओं के लिए। उनके लिए क्या रिकमेंडेड है, पुरुष के लिए 1700 किलोग्राम होना चाहिए। सेडेंट्री यानी कि जो कम श्रम करते हैं। वैसे भी वृद्धावस्था की अवस्था ऐसी होती है जब व्यक्ति क्या होता है, या तो मध्यम श्रम के बीच रहता है या तो फिर कम श्रम के बीच में रहता है, ठीक है। तो उनको कितना चाहिए, पुरुषों को 1700 किलो कैलोरी चाहिए और साथ ही साथ महिलाओं को कितना चाहिए, 1500 किलो कैलोरी जो है वो उनके आहार में उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी आप लिख लीजिए यहाँ पे। और साथ ही साथ क्या है, ऑल्दो एनर्जी इज डिक्रीज, एनर्जी क्या होती है उनकी, कम होने लगती है। रिकमेंडेशन फॉर अदर न्यूट्रिएंट एक्सेप्ट विटामिन डी एंड कैल्शियम आर मेंटेन्ड सिमिलर टू अडल्ट्स टू इंश्योर न्यूट्रिएंट डेंसिटी, ठीक है। यानी कि उनके शरीर में न्यूट्रिएंट सारे प्रॉपर मात्रा में बने रहें, इसके लिए विटामिन डी और कैल्शियम को छोड़ करके बाकी सारी की सारी चीजें जो हैं वो एक अडल्ट्स की तरह ही देना है, जितना हम एक नॉर्मल अडल्ट को देते हैं, अलग अलग महिला और पुरुष को। Hence, the elderly are encouraged to consume nutrient-dense foods such as nuts, oil seeds, fruits, vegetables, legumes, and flesh foods to meet the daily requirement of vitamin and minerals to prevent multiple micronutrient malnutrition. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम कहते हैं ट्रिपल एम। क्या कहते हैं इसको, ट्रिपल एम। इसका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन। क्योंकि वृद्धावस्था ऐसी अवस्था होती है कि लोगों की कार्य करने की क्षमता क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, तो उनकी आहार भी क्या होता है, आहार भी धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन इस समय उनको आहार की आवश्यकता क्या होती है, खासकर प्रोटीन की, ठीक है, विटामिन की, उन्हें क्या होती है, आवश्यकता अधिक होती है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि नट्स हो, ऑयल सीड्स हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उनके आहार में अधिक दिए जाएं, ताकि जो मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनकी कमी उनके शरीर में ना हो। नहीं तो फिर सारे के सारे पोषक तत्वों की हीनता यानी कि पोषक तत्वों की कमी से उनके शरीर में बहुत सारे लक्षण जो है वो दिखाई देने लगते हैं। एंड आर इनकरेज टू मेंटेन फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि उन्हें फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी मेंटेन इनकरेज करना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके एल्डरली के लिए। चलिए, अब ये हमारा चार्ट है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये चार्ट का देखिए इसका उल्टा कर दिया हुआ है, तो ये तो आपको कराएंगे फिर बाद में, इसको थोड़ा सा रोटेट करके, ठीक है। अमाउंट्स दिए हुए हैं, बैलेंस डाइट्स दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें नहीं भी देखनी है आपको, हर चीज को नहीं देखना है। हाँ, लेकिन एक चीज आपसे कहेंगे कि अगर आप न्यूट्रिशन से अपना आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, जो एकेडमिक के बच्चे हैं, अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हो और एज अ न्यूट्रिशन आप अपना स्पेशलाइजेशन लेके चलना चाहते हैं, या आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं और आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके पास ये चार्ट पूरा का पूरा होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप डाइट प्लान करेंगे, डाइट बैलेंसिंग करेंगे, तो आपको ये चार्ट जो है वो बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इसको जरूर रख लीजिएगा। और क्या है, आपको इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं बच्चों, पर ये सबका सब नहीं पढ़ना है। देखिए कुछ सीधा उल्टा सब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था इतना। इसके बाद से आपको अब एक क्विक रिवीजन कर लीजिए कि क्या क्या चीजों को आपने पढ़ा है। तो क्विक रिवीजन में आपको क्या करना है, आप बताएंगे, कमेंट भी करते रहिएगा, मैं भी आपको बताते जाऊंगी। सबसे पहले आपको मुझे बताना है कि बीएमआई का जो एवरेज है वो कितना है। तो बीएमआई का एवरेज कितना रखा गया है, 18.5 से लेकर के आपका 22.9 तक आपका बीएमआई रखा गया है, ठीक है। अब बीएमआई का फॉर्मूला क्या है, दूसरा क्या है आपका बीएमआई का फॉर्मूला, रिवीजन करा रहे हैं तो इस पॉइंट्स को ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। बीएमआई का फॉर्मूला होता है बॉडी वेट पर केजी, और उसके बाद से हमारा मीटर स्क्वायर, यानी कि हाइट जो होगा वो हमारे मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या पढ़े आपने पढ़ा कि अडल्ट एज, ठीक है। अडल्ट एज क्या है, अडल्ट एज आपकी कितनी है, पहले आपके 18 से 29 साल तक की थी, अब वर्तमान समय में आपकी एज कितनी है, 19 से लेकर के 39 साल तक जो अडल्ट एज है उसका क्राइटेरिया रखा गया है। अडल्ट एज वुमेन का वेट, अडल्ट मेन का वेट, तो अडल्ट मैन का वेट कितना है, अडल्ट मैन का वेट जो है वो आपका 65 केजी है, ठीक है। और साथ ही साथ अडल्ट वुमेन्स का वेट कितना है आपका, विमेन्स का वेट आपका 55 केजी है, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट्स हुए। साथ ही साथ इसमें आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, प्रोटीन आपने पढ़ा, अडल्ट के लिए प्रोटीन कितना चाहिए, तो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो 0.83 ग्राम पर केजी पर डे है। यानी कि
प्रतिदिन कितना चाहिए? 0.83 ग्राम पर केजी पर डे, ये आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। ठीक, इसके बाद से आपने लिग्यूम्स, सीरियल्स, लिग्यूम्स और मिल्क का रेशियो पढ़ा, कितना था? सीरियल्स, लिग्यूम्स और मिल्क का रेशियो, तो ये कितना था आपका? 3 था, ये रेशियो कितना था? 1 था, और ये कितना था आपका? 2.5 था। एक चीज ये भी पढ़ी, ठीक है। साथ ही साथ अडल्ट के लिए फैट पढ़ा आपने, अडल्ट मैन के लिए फैट रिक्वायरमेंट, फैट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो सेडेंट्री, मॉडरेट, और साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है मेन? सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी वर्क के लिए, तो ये आपका था 25 ग्राम, 30 ग्राम और 40 ग्राम, ठीक है, पर डे। अगर वुमेन्स की बात की जाए, अडल्ट वुमेन्स की, ठीक है, अडल्ट वुमेन्स को कितना फैट चाहिए? तो ये था आपका 20 ग्राम, 25 ग्राम और साथ ही साथ 30 ग्राम, तो ये महिलाओं के लिए था, ठीक है। यही सारी चीजों को पढ़ा है हमने। एल्डरली में पढ़ा है कि कितना चाहिए, तो 1700 ग्राम किलो कैलोरी जो है वो पुरुष को चाहिए, और वुमेन्स को कितना चाहिए? 1500 किलो कैलोरी। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको भी बताए हैं, आप उन सभी को नोट कर लीजिए। लास्ट में आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, शॉर्ट में चीजों को रिवाइज करने के लिए। और अब इसके बाद जो होगा वो आप क्या पढ़ेंगे? आप चार्ट को पढ़ेंगे। चार्ट में भी मेन कौन कौन सी चीजें, उन चीजों को याद करना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। आईडिया के पार्ट 2 के लिए आप लोग वेट करिएगा, फिर मैं उस क्लास में आपको और भी सारी चीजें बताऊंगी। थैंक यू सो मच।